Hello dear students, welcome to this module 4 part B of organometallics. Module 4 जो कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें हमने ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की प्रिपरेशन के बारे में कुछ प्रोसेसेस देखी थी, जिसमें सबसे पहली प्रोसेस हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स विद मेटेलिक लिथियम। हमने उसकी मैकेनिज्म को देखा था कि कैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से जो लिथियम हैलोजन को रिप्लेस करता है और करस्पॉन्डिंग एल्काइल लिथियम हमें वहाँ पर मिलते हैं। हमने एल्केनिल लिथियम के लिए भी देखा था और एराइल लिथियम की प्रोसेस भी हमने वहाँ डिस्कस की थी। सेकेंड जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो सेकेंड प्रोसेस थी लिथिएशन, या जिसे हमने मेटलेशन के नाम से भी जाना था। एक्सचेंज बिटवीन लिथियम एंड हाइड्रोजन, किसी एक्टिव सब्सटेंस जो कि एसिडिक प्रोटॉन को जिसके पास होता है, एसिडिक प्रोटॉन और लिथियम जब एक्सचेंज प्रोसेस में रहते हैं तो वहाँ पर हमें ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलते हैं। बेसिकली हमने इसको एसिटिलेनिक सिस्टम में देखा था और एलाइलिक सिस्टम में देखा था। आज की इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्थोलिथिएशन। जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, ऑर्थोलिथिएशन का मीनिंग ये हुआ कि ये जो लिथिएशन होगा, या इसे हम ये जो लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, ये लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज एरोमेटिक सिस्टम में होगा, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में ही हमें ऑर्थो पोजीशन मिलती है। अब सिंस जो इससे पहले हमने लिथिएशन की प्रोसेस देखी थी, उस लिथिएशन में हमने देखा था कि एक्टिव हाइड्रोजन, या जिसे हम एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन एंड लिथियम ये आपस में एक्सचेंज कर रहे थे। अब यहाँ पर जो कार्बन हमारे पास दिख रहे हैं रिंग में, इस रिंग में सारे के सारे जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिड हैं, और sp2 हाइब्रिड से जो जुड़ा हुआ प्रोटॉन है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्डिंग है sp2CH की बॉन्डिंग है, और जो एक्सचेंज होगा वो होगा sp2CH एंड लिथियम के बीच में। अब सेलेक्टिवली, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है हमें, इस एरोमेटिक सिस्टम में बेंजीन के साथ कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और इस तरह की ऑर्थोलिथिएशन में ये जो ग्रुप G है, इस ग्रुप का जो रोल होगा वो इम्पोर्टेंट रोल होगा किसमें, टू डायरेक्ट द लिथियम, इनकमिंग लिथियम को जो हमारे पास अवेलेबल पोजीशंस होंगी। अब अवेलेबल पोजीशन कितनी है हमारे पास 5 अवेलेबल पोजीशंस हैं। इन 5 अवेलेबल पोजीशंस में से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर उसको डायरेक्ट करना, उसको लिथियम को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करना, ये जो सिचुएशन है इसे हम रेडियो सेलेक्टिविटी भी कहते हैं। ओके, रेडियो सेलेक्टिव मीन्स कि अवेलेबल पोजीशन हमारे पास 5 हैं, सेलेक्टिवली किसी एक ही पोजीशन पर जब लिथियम इनकॉर्पोरेट होगा तो इसे हम रेडियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास ये दो जो पोजीशंस हैं, ये पोजीशंस ऑर्थो हैं। सिमिलरली ये पैरा हो गई, एंड ये दो पोजीशन हमारे पास मेटा हैं। हमारे पास 3 तरह के यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। 2 ऑर्थो हाइड्रोजन्स हैं और 2 मेटा हाइड्रोजन्स हैं एंड 1 पैरा हाइड्रोजन है। अब जैसा कि यहाँ पर टॉपिक के नेम से ही आपको लग रहा होगा कि इस तरह के जो सबस्ट्रेट होते हैं उनमें सिलेक्टिवली ऑर्थो पोजीशन पर ही लिथियम जो है वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है, या ऑर्थो पोजीशन पर ही लिथिएशन हो रहा है, इसलिए इसको हम ऑर्थोलिथिएशन भी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये ऑर्थोलिथिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसा कि डिस्कशन में हमने कहा भी था कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स में, जो भी जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है, इस तरह के सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में रेडियो सेलेक्टिव लिथिएशन जो होता है जब हम डायरेक्ट में रिलेशन करते हैं, मीन्स कि इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन जब हम लिथियम के साथ कराएंगे तो उस केस में रेडियो सेलेक्टिव लिथिएशन जब होगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, तो इसे हम ऑर्थोलिथिएशन कहते हैं। इस ऑर्थोलिथिएशन में sp2 कार्बन और हाइड्रोजन जो इन्वॉल्व होते हैं,
sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा वो रिप्लेस होता है किसी अदर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिख रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम लिया हुआ है। और ये जो लिथियम रिप्लेस हो रहा है ये लिथियम ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है। किसके ऑर्थो पर? जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इस ऑर्थो पोजीशन पर आने के जो रीजन हैं वो रीजन क्या हैं कि सपोज हमारे पास जो ग्रुप्स दिए हुए हैं वो ग्रुप्स ये हैं। सपोज ये एमीन ग्रुप है, एल्कोक्सी है, इसी तरह से हमारे पास कोई ईथर ग्रुप है, या कोई हमारे पास एल्काइल एमीन है, या फिर डायल्काइल एल्कोक्सी कोई ग्रुप हमारे पास है जिसे कि आप एसिटल ग्रुप भी कहते हैं। ये एसिटल ग्रुप हमारे पास है। तो इस तरह के जो ग्रुप होंगे इनके पास क्या है कि इनके पास एक हेटेरो एटम है, जैसे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, जिनके पास कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। और यही प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्थोलिथिएशन की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये जो दो लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स हैं किसी भी ग्रुप में जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, ये इनकमिंग लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करके एक स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट को जनरेट करते हैं। और यही स्टेबलाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट ऑर्थोलिथिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये मिथॉक्सी नेफ्थलीन है। इस मिथॉक्सी नेफ्थलीन की रिएक्शन जब आप एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ हम करा रहे हैं तो नियर बाय पोजीशन में एक पोजीशन हमारे पास ये है जहाँ पर कि लिथिएशन हो सकता है, और दूसरी पोजीशन ये आपको दिख रही होगी जहाँ पर लिथिएशन हो सकता है जो कि इस ऑक्सीजन के प्रॉक्सिमिटी में है। तो दो तरह पर लिथिएशन हो सकता है जगह पर, लेकिन जो ऑर्थोलिथिएशन प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा इन कंपेयर टू अदर लिथिएटेड प्रोडक्ट। मैकेनिज्म इसके देखते हैं किस तरह से कोऑर्डिनेशन यहाँ पर पॉसिबल होता है। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि एन ब्यूटाइल लिथियम, इसका जो अलाइनमेंट होगा वो इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर के साथ लिथियम की जो एफिनिटी रहती है, लिथियम इजीली कोऑर्डिनेट हो सकता है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिथियम के साथ होगा। देन इस कोऑर्डिनेशन से, जो लिथियम के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इससे क्या होगा कि जो CLI बॉन्ड होगा, इस CLI बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। और पोलैरिटी इंक्रीज होने से इस बॉन्ड का आयनिक करैक्टर भी बढ़ेगा। जो बॉन्ड आपको दिख रहा है CLI बॉन्ड, आयनिक करैक्टर बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, कंपैरेटिवली ये नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। जब कार्बन नेगेटिव होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बेसिक नेचर ये भी इंक्रीज कर जाएगा। जब बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा तो ये कार्बन इस प्रोटॉन को लेके जाएगा जो कि कंपैरेटिवली एसिडिक है। आप इसको देख सकते हैं, ये ग्रुप ये sp2 कार्बन है, sp2H यहाँ पर जो बॉन्ड है इसमें H स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हम कह सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस इसको एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन टू लिथियम आपको एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप करके देगा। और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें ऑर्थोलिथिएटेड प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। अब अगर इस प्रोडक्ट के लिए हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, तो इस प्रोडक्ट में जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो ट्रांजिशन स्टेट, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। यहाँ पर जो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी टोटल, वो कितना बनेगा 1। अगर हम इसको देखते हैं कि इसके साथ लिथियम जुड़ेगा, से फॉर एग्जांपल लिथियम, देन यहाँ पर कोई R ग्रुप होगा, ये H से जुड़ेगा इधर। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। हम ये कह सकते हैं 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबल इन कंपेयर टू 7 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन कंपेयर टू दिस वन। और ये ऑर्थोलिथिएशन, इस तरह के एग्जाम्पल आपको अदर एरोमेटिक सिस्टम में मिल जाएंगे जहाँ पर हमने
फंक्शनल ग्रुप जो इससे पहले स्लाइड में डिस्कस किए थे, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ये कोई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, एरोमेटिक अमाइड। इस सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइड में इसकी रिएक्शन हम 2 इक्विवेलेंट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम के साथ जब हम कराते हैं तो इसके केस में भी आप देख रहे हैं कि जो लिथिएशन है वो ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर लिथिएशन हो रहा है। अब जैसा कि इससे पहले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि सबस्ट्रेट जिसके पास की कोई फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पर कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, ऑक्सीजन भी इसके साथ है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रिक्वेंटली अवेलेबल हैं। सिंस 2 इक्विवेलेंट लेने का रीजन ये है कि इससे पहले एग्जांपल में आपने देखा था कि हमने वहाँ पर 2 इक्विवेलेंट नहीं लिया था। जब आपके पास 2 हेटेरो एटम होंगे तो उन 2 हेटेरो एटम में अगर एक नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का लिथियम के करस्पॉन्ड जो एफिनिटी होता है, नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। देयरफॉर nitrogen will first coordinate with this lithium to form a NLI bond. Okay. सेकेंड जो इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम होगा, ये सेकेंड इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ, सिंस दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस वन बिकॉज दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3. sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम के साथ ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा एंड हमको कोऑर्डिनेशन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर ये है। अब आप देख रहे होंगे कि लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर चुका है और यही लिथियम ब्यूटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, और वो ब्यूटाइल सिंस हाईली बेसिक है ये sp2H के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी और उस ट्रांजिशन स्टेट से डेवलप होने के लिए लिथियम ये शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, देन बॉन्ड शिफ्ट होगा, अल्टीमेटली टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रोटॉन को लेके जाएगा एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस sp2 कार्बन टू लिथियम विल जनरेट दिस ऑर्थोलिथिएटेड anion विच ऑन हाइड्रोलिसिस और प्रोटोनेशन, आप इसको प्रोटोनेट कर दीजिए तो ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है प्रोटोनेट हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये इनॉल फॉर्म जैसा है, इसको टॉटोमराइज के बाद जब आप इसको टॉटोमराइज करेंगे तो टॉटोमराइज के बाद आपको ये ऑर्थोलिथिएटेड प्रोडक्ट मिलेगा। हम इसमें देख पा रहे हैं कि इन सारे एग्जांपल्स में, इसमें या इससे पहले वाले एग्जांपल में जो लिथिएशन हो रहा है वो रिजियो सेलेक्टिव मैनर में हो रहा है। रिजियो सेलेक्टिव मैनर का मीनिंग कि हमारे पास अवेलेबल पोजीशंस अधिक हैं, 2 या 1 से अधिक पोजीशंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो लिथिएशन हो रहा है वो सेलेक्टिवली ऑर्थो पोजीशन पर ही हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन वे ऑफ लिथियम विद हेटेरो एटम। ओके, तो जहाँ भी आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी वहाँ पर आप ऑर्थोलिथिएटेड प्रोडक्ट बनाना प्रिफर हम लोग करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेटेरो एटम एंड लिथियम। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमने ये जो सबस्ट्रेट है इस सबस्ट्रेट पर पहले N-ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन कराई, और N-ब्यूटाइल लिथियम की जब रिएक्शन कराई तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं 1,4 पोजीशन पर 2 ग्रुप हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिथॉक्सी ग्रुप दिख रहा है, हमें यहाँ पर कोई एल्काइल एमीन ग्रुप दिख रहा है। ओके, सॉरी, इन ग्रुप्स के पास जो ग्रुप है इनके पास हेटेरो एटम, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब N-ब्यूटाइल लिथियम से लिथिएशन होगा तो लिथिएशन किस पोजीशन पर होगा। इस मिथॉक्सी के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो सकता है इजीली ऑक्सीजन और लिथियम के बीच में, और लिथिएशन यहाँ पर हो सकता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के साथ जो लिथिएशन हो सकता है वो इस पोजीशन पर हो सकता है। मीन्स हमारे पास 2 अवेलेबल पोजीशंस हैं जहाँ पर कि ईजिली लिथिएशन हो सकता है। हमें ये डिसाइड करना है कि लिथिएशन किस पोजीशन पर होगा, सिंस वी नो दैट
नाइट्रोजन हैज़ बेटर एफिनिटी टुवर्ड्स लिथियम बिकॉज ऑफ मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जब हमने TMEDA टेमेडा जब लिया, टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन, ये एक लिगेंड है, इसको जब हमने लिया, ये लिगेंड इस तरह से होगा N टेट्रा मिथाइल इथिलीन डायमीन। ये लिगेंड जब हमने लिया, इस लिगेंड की प्रेजेंस में जो लिथिएशन हो रहा है वो ऑर्थो टू मिथॉक्सी ग्रुप हो रहा है, जबकि नॉर्मल हेक्सेन सॉल्वेंट में जब हमने विदाउट टेमेडा यूज किया तो लिथिएशन जो हो रहा है वो ऑर्थो टू दिस एमीन ग्रुप हो रहा है। इसका रीजन क्या होगा कि जब हम टेमेडा की एब्सेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं तो उस केस में जो नाइट्रोजन एटम है ये लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करके इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट करता है, जिस कारण से लिथिएशन इस पोजीशन पर ऑर्थो टू दिस एल्काइल एमीन ग्रुप यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हम टेमेडा को लेते हैं तो ये टेमेडा इस एल्काइल एमीन ग्रुप्स के लिथियम से कोऑर्डिनेट करने से पहले ये टेमेडा इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि लिथियम और इस नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन इजीली नहीं फॉर्म होगा। इट मीन्स जब इसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा लिथियम आसानी से, तो इस एमीन ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर लिथिएशन पॉसिबल नहीं होगा। इसके केस में ऑक्सीजन के जो मिथॉक्सी ग्रुप होगा उस मिथॉक्सी के ऑर्थो पोजीशन पर इजीली लिथिएशन हो जाएगा। तो ये एक रिजियो सिलेक्टिव मैनर में कैसे आप रिएजेंट को चेंज करके साइट ऑफ लिथिएशन को कैसे आप वेरी करा सकते हैं, ये हमने इस एग्जाम्पल में देखा था। इस ऑर्थो पोजीशन पर लिथिएशन होने का रीजन और क्या है कि इस ऑर्थो टू मिथॉक्सी ग्रुप पर जो लिथिएशन हो रहा है उसको होने का रीजन ये भी है कि जब ये ब्यूटाइल लिथियम इस ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो इन दिस केस लिथिएशन मोस्ट एसिडिक सिस्टम पर होगा। मोस्ट एसिडिक सिस्टम का मीनिंग कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इस तरह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। मीन्स इसका जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे इसको देखते हैं इस तरह से, ये जो प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ा होगा, ये प्रोटॉन कंपैरेटिवली अब एसिडिक ज़्यादा हो गया है इस प्रोटॉन के। देयरफॉर मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन का रिप्लेसमेंट इजीली हो जाएगा इन केस जब हमारे पास जो एन ब्यूटाइल लिथियम है वो नॉन कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में मिलेगा। इस एमीन के साथ हमको नॉन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम के तरह रहेगा, फ्री स्टेट में मिलेगा। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर हमें लिथियम को इसने कोऑर्डिनेट कर लिया अपने साथ और यहाँ पर ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल नेगेटिव पार्ट जो है वो अवेलेबल है। अब ये एन ब्यूटाइल जो नेगेटिव है ये बेसिक इन नेचर है। अब बेसिक इन नेचर होगा तो एन ब्यूटाइल लिथियम जो कि फ्रीली अवेलेबल है, इसमें लिथियम पार्ट कोऑर्डिनेट कर चुका है टेमेडा के साथ, तो ब्यूटाइल पार्ट इस प्रोटॉन को लेके जाएगा एंड फर्दर लिथिएशन जो होगा हमारा इसी जो sp2 कार्बन है उस कार्बन पर पॉसिबल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आज का सॉल्वेंट वर्सेस रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। मीन्स कि जब भी हम लिथिएशन की प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं तो उस लिथिएशन की प्रोसेस में सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, इसको हम अब देखने वाले हैं। जैसा कि स्टेटमेंट दिया है कि सॉल्वेंट सच एज THF डाइमिथॉक्सी इथेन, DME स्टैंड्स फॉर डाइमिथॉक्सी इथेन, डाइग्लाइम का मीनिंग होता है कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल डाइमिथाइल ईथर। ये इस तरह के जो रिएक्शन जो सॉल्वेंट हैं ये ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो कि आप लिथिएशन के लिए यूज करते हैं उसकी रिएक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। अब रिएक्टिविटी चेंज करने का मीनिंग क्या होगा कि जैसा आपको दिख रहा होगा इन सब सॉल्वेंट के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मीन्स कि हेट्रो एटम है। और ये हेट्रो एटम जब जब प्रेजेंट रहेगा तो जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था तो वो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो आप यूज करेंगे उसके लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं इनिशियल। जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद इस जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, फॉर एग्जांपल आई कैन राइट RLI, इस रिएजेंट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, नंबर एक। दूसरा, इस रिएजेंट को मोनोमेरिक फॉर्म में लेके आते हैं। मोनोमेरिक फॉर्म का मीनिंग क्या होगा, जैसे हमने इससे पहले आपने देखा होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या फिर इस तरह के जो ऑर्गेनो मेटेलिक सिस्टम्स होते हैं ये ओलिगोमेरिक फॉर्म में रहते हैं।
तो ये ओलिगोमेरिक फॉर्म में जब रहेंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जब ये मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज रिएक्टिव साइट्स वहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगी। और ये जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इनकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं बाय बाय कन्वर्टिंग इनटू मोनोमेरिक ऑर्गेनोलिथियम स्पीसीज। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये DME है। ये जो सॉल्वेंट लिया था आपने, ये सॉल्वेंट, ये जो पार्ट है ये DME है, डाईमिथॉक्सी इथेन। 2 मिथॉक्सी ग्रुप है और इथेन से जो है, ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, ये सिस्टम है डाइग्लाइम का। डाइग्लाइम का मतलब डाइथिलीन ग्लाइकॉल डाइमिथिल ईथर। ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल है और डाइमिथिल ईथर है। ये मिथिल ईथर की यूनिट्स हैं 2, डाइमिथिल ईथर, और ये इथिलीन ग्लाइकॉल की यूनिट्स हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइग्लाइम कैसे लिथियम को कोऑर्डिनेट करके, लिथियम को ट्रैप करके रखते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि लिथियम जब इस तरह से रहेगा तो इसका जो एल्काइल पार्ट होगा वो फ्री रहेगा, और जब ये एल्काइल पार्ट फ्री रहेगा तो RLi बॉन्ड की जो आयनिक करैक्टर है वो आयनिक करैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, और इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तब ये आसानी से डीप्रोटोनेशन को परफॉर्म कर सकता है और लिथियम को लिथियसन की साइट पर इनकॉर्पोरेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लिगेंड्स का, कि जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल में आपने देखा था कि वहाँ पर हमने टेमेटा यूज किया हुआ था, तो यहाँ पर कुछ लिगेंड दिए गए हैं। इन लिगेंड के पास आपको क्या दिख रहा है कि जो हेट्रो एटम्स हैं, उन हेट्रो एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसके पास 2 लोन पेयर, बाकी नाइट्रोजन के पास आप देख रहे हैं कि हर एक के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इसमें, तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट आप यूज करेंगे फॉर लिथिएशन पर्पज, उस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के लिथियम के साथ जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। इससे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था, ये डाइमिथॉक्सी इथेन है। डाइमिथॉक्सी इथेन भी जब आप लेंगे तो ये लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। उस कोऑर्डिनेशन से इस सिस्टम की रिएक्टिविटी बढ़ रही थी। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है ये डेप्को है। डेप्को मीन्स डाइजा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक सिस्टम है। 2 कार्बन यहाँ पर है, 1 2 1 2 1 2, और 2 नाइट्रोजन है। तो इसके लिए हमने 2 नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम डाईएजा कहते हैं। 1 और 4 पर है तो इसको 1,4 डाईएजा। फिर ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लो। अब 2,2,2 ब्रिज के लिए हम देखते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं इस तरह से नंबरिंग दी जाती है, 2,2,2 और ऑक्टेन। टोटल सिस्टम में 8 एटम्स इन्वॉल्व हैं। ये टेमेटा इससे पहले हम डिस्कस किया था। टेट्रामिथाइल इथिलीन डायमीन ये लिगेंड है। HMPA हेक्सामिथिल फॉस्फोरामाइड, और ये DMPU है डाइमिथिल प्रोपाइलिन यूरिया। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये जो यूनिट है ये प्रोपाइलिन यूनिट है, और ये जो NCON NH2CO जिसे आप यूरिया कहते हैं, उस यूरिया का डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा डाइमिथाइल प्रोपाइलिन यूरिया। तो इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड भी रिएक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। इन लिगेंड को, सिंस ये नाइट्रोजन लिगेंड्स हैं, तो इनको हम बेस भी कहते हैं, लुईस बेस का मतलब कि लोन पेयर डोनर है। तो इस तरह के लोन पेयर डोनर जो लुईस बेस हम यूज करेंगे, ये उस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। अब इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन होगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, कि वो CLi बॉन्ड की पोलरिटी को बढ़ा देंगे, और जब CLi बॉन्ड की पोलरिटी को बढ़ा देंगे तो मीन्स कि जो ये RLi है इसकी पोलरिटी अगर बढ़ जाएगी तो हमारे पास रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और रिएक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का कार्बन आयनिक करैक्टर, जैसा हमने कहा था कि माना ये CH, सपोज कीजिए कोई ब्यूटाइल लिथियम ले लिया, ब्यूटाइल लिथियम है, अगर इस बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ जाएगी तो इस कार्बन पर, जो कि ब्यूटाइल ग्रुप का जो कार्बन होगा, उस पर एनायनिक करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा, और ये एनायनिक करैक्टर डीप्रोटोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल रहेगा। इसलिए जब हम डेप्को और टेमेटा का स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट लेते हैं तो ये नाइट्रोजन बेस लिथियम के साथ चिलेट फॉर्म करके उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं आज के लिए। जैसे ऑर्थोलिथियन हमने पढ़ा आज। ऑर्थोलिथियन में ये कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स एटम्स हैं लिथियम के साथ, तो इसकी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल है, या ये पोजीशन कहिए या ये पोजीशन कहिए, दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो ऑर्थोलिथियन हो जाएगा। आप इसके मैकेनिज्म भी कर सकते हैं। सिमिलरली
कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड में हमारे पास 2 साइट्स अवेलेबल हैं जो कि लिथिएशन के लिए हैं, इसलिए हमने इसको 2.2 इक्विवेलेंट लिया। 1 इक्विवेलेंट इसके साथ इनकॉर्पोरेट होगा बिकॉज ये एसिड है और ये बेस है। तो एसिड के करस्पॉन्ड सबसे पहले रिएक्शन जो हो जाएगी 1 इक्विवेलेंट की, वो एसिड और बेस के बीच में हो जाएगी। ब्यूटाइल इस प्रोटॉन को लेके जाएगा ब्यूटेन में और पहला लिथियम यहाँ पर जुड़ेगा। सेकेंड लिथियम जो होगा वो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप सेकेंड लिथियम को इस ऑर्थो पोजिशन पर डायरेक्ट करेगा। थर्ड एग्जाम्पल में भी सिमिलर टू एग्जाम्पल ए ही है, यहाँ पर भी इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है उस ऑर्थो पोजीशन पर आप देख रहे होंगे कि लिथियम को डायरेक्ट किया गया है। तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल जैसा कि हमने मिथॉक्सीनेप्थिलीन डिस्कस किया था, ये उसी तरह का है। ये एनिसॉल का एग्जाम्पल है। एनिसॉल में भी इस पोजीशन पर ही ऑर्थोलिथिएशन होगा, इस पर या फिर इस पर ऑर्थो पोजीशन पर। इन जनरल जब भी कोई ग्रुप जुड़ा है, जिस जो ग्रुप है उस ग्रुप के पास अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और इस नॉन बॉन्डिंग सिस्टम की रिएक्शन जब आप किसी एल्काइल लिथियम के साथ या लिथिएटिंग रिएजेंट के साथ जब आप कराएंगे, तो ऐसे केस में जो लिथिएशन होगा वो ऑर्थो पोजीशन इस ग्रुप के करस्पॉन्ड जो ऑर्थो पोजीशन होगी उस ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर लिथिएशन होगा। आप इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑर्थोलिथिएशन के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिथिएशन की प्रोसेस है। जब हम इसकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रोसेस के करस्पॉन्ड जो रिएजेंट डेवलप होंगे उनका काफ़ी यूज होगा। इसको हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आज हमने ऑर्थोलिथिएशन पढ़ा और ऑर्थोलिथिएशन में हमने देखा कि कैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट करके उस लिथियम को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अटैच होने के लिए या पर्टिकुलर पोजीशन पर जाने के लिए गाइड करते हैं। इस तरह के जो लिथिएशन है इसे रेडियो सिलेक्टिव लिथिएशन भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और लिथिएशन की जो प्रोसेसेस हैं उनको हम देखेंगे। ट्रांसमेटालेशन तक हमको इस प्रोसेस को लेके जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग sp3CH एक्टिवेशन की प्रोसेस को अंडर टूवर्ड्स लिथिएशन हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन आप लोग इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसको पोस्ट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।